हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञानवाणी कार्यक्रम में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस पर। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? स्वतंत्रता पूर्व दिसंबर 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया। वर्ष 1930 में कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त होने पर प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता पश्चात 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस दिन भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश उपनिवेश से संप्रभु देश बन गया। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार बना? ब्रिटिश संसद द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के शब्दों में, यदि अंग्रेजों जून 1948 तक का इंतजार किया होता तो सत्ता हस्तांतरण के लिए कोई शक्ति नहीं बचती। माउंटबेटन ने परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के लिए तारीख को पूर्व निर्धारित समय से पहले अगस्त 1947 में कर दिया। माउंटबेटन ने कहा था कि वह दंगे तक रक्तपात रोकने के लिए सत्ता हस्तांतरण की तिथि परिवर्तित कर रहे हैं। माउंटबेटन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया तथा एक पखवाड़े में भीतर पारित कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा की गई तथा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र उपनिवेशों की स्थापना की गई। इस स्वतंत्र उपनिवेशों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की अनुमति प्रदान की गई थी। माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को चुनने का कारण, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। इस 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया। एशियाई शेर संरक्षण परियोजनाएं, इसे वर्तमान एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 साल 2018 से 21 के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 57 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया था। परियोजना विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों के आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए जलीय आवासीय में डॉल्फिन का संरक्षण करेगी। अब बात करते हैं एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड के बारे में। हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपने एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड कार्यक्रम के लिए इच्छुक कंपनियों मांगे गए प्रस्ताव पर अगली सूचना तक रोक लगा दी है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने हेतु एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड पहल का प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबद्ध कर एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिसका उद्देश्य है पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के मध्य सौर संसाधनों को साझा करने हेतु वैश्विक सहमति का निर्माण करना। इसकी परिकल्पना है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता तथा यह वैश्विक रूप से किसी निश्चित समय में किसी भौगोलिक स्थान पर नियत रहता है। ग्रिड परियोजना के बाद के चरण में ग्रिड को अफ्रीकी ऊर्जा पूल के साथ भी जोड़ा जाएगा। इससे पहले विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया जाएगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के अंतर्गत संभावना तथा लाभ, भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 40% ऊर्जा उत्पादित करने में सक्षम हो जाएगा तथा भारत ने एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड का मंत्र देते हुए सौर ऊर्जा आपूर्ति को परस्पर संबद्ध करने के लिए सभी देशों का आह्वान किया है। प्रस्तावित एकीकरण सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के लिए परियोजना लागतों को कम करेगा और उच्च दक्षता तथा परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देगा। इस योजना के लिए केवल वृद्धिशील निवेश की आवश्यकता होगी। इस योजना में मौजूद ग्रिड के कार्यशील होने के कारण नई समानांतर ग्रिड अवसंरचनाएं की आवश्यकता नहीं होगी।
यह योजना सभी सहभागी संस्थाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्त के उपयोग में मदद करेगी। इस योजना के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक लाभ से गरीब उन्मूलन, जल, स्वच्छता, भोजन और अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। यह पहल भारत में स्थित राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रबंध केंद्रों को क्षेत्रीय और वैश्विक प्रबंध केंद्रों के रूप में विकसित करने में सहायता करेगी। अब जानते हैं सार्थक के बारे में। सार्थक भारतीय तटरक्षक अपतटीय गोत्सी पोत है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। यह 5 अपतटीय गोत्सी पोतों की श्रृंखला में चौथा पोत है। इसे मॉरिशस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। अब बात करते हैं पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 21वीं सदी की कराधान प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच शुरू किया गया है। इस मंच का उद्देश्य कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण करना है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इस मंच में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और कार्यदाता चार्टर जैसे प्रमुख सुधारों को समाहित किया गया है। फेसलेस असेसमेंट और करदाता चार्टर तत्काल लागू कर दिया गया है, जबकि 25 सितंबर से देश भर के नागरिकों के लिए फेसलेस अपील की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इस पहल की आवश्यकता 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले देश के केवल 1.5 करोड़ लोग ही आयकर देते हैं, जो बहुत ही कम है। देश के नागरिकों को आत्म अवलोकन कर आयकर दाखिल करने के आगे आना और राष्ट्रीय निर्माण में योगदान करने की आवश्यकता है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद करेगा। इसके अलावा देश की कर संरचना में मूलभूत सुधारों और आवश्यकताओं थी, क्योंकि यह स्वतंत्रता पूर्व बनाई गई प्रणाली पर आधारित थी। स्वतंत्रता के पश्चात से समय में काफी बदलाव हुए हैं, किंतु चली आ रही कर व्यवस्था के मौलिक रूप में कोई बदलाव नहीं आया। इससे पहले की कर प्रणाली की जटिलताओं ने ही इसे नया रूप देना मुश्किल बना दिया था। देश के ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब देश के एक ईमानदार करदाता का जीवन आसान हो जाता है, वह आगे बढ़ता है और प्रगति करता है। उसकी प्रगति से देश का ही विकास होता है। मौजूदा कर सुधारकों का लक्ष्य कर व्यवस्था को निर्बाध, बिना रुकावट वाला और फेसलेस बनाना है। शुरू की गई नई सुविधाएं न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन प्रदान करने के सरकार के संकल्प का एक हिस्सा है। नवीनतम कानूनों ने कर प्रणाली में कानूनी बोझ को कम कर दिया है। अब उच्च न्यायालय में कराधान से जुड़े मामलों को दायर करने की सीमा 1 करोड़ रुपए और उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक निर्धारित की गई है। विवाद से विश्वास योजना जैसी पहल ने अधिकांश मामलों को अदालत से बाहर निपटने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब स्लैब को भी मौजूदा सुधारकों की युक्ति संगत बनाया गया है, जहां 5 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर देय है, जबकि शेष स्लैब में भी कर की दर कम हो गई है। जानते हैं अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का संक्रमण मेघालय राज्य में फैल चुका है। इस अति संक्रमण बीमारी के कारण इसके निकटवर्ती राज्य असम में 17,000 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। असम राज्य को कोरोना वायरस के साथ अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण असम में 17,000 से अधिक सूअर तथा नजदीकी राज्य अरुणाचल प्रदेश में 4500 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की सूचना पहली बार असम राज्य में फरवरी माह में प्राप्त हुई थी। माना जाता है कि इस बीमारी का प्रसरण चीन में हुआ है। चीन में वर्ष 2019 के दौरान इस बीमारी से कई जानवरों की मौत हुई थी। इससे चिंता का विषय है कि सूअर के मांस की उच्च मांग के कारण पूर्वोत्तर भारत में सूअर पालन रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। केवल असम में ही 7 लाख लोग सूअर पालन से जुड़े हैं, जिससे इनकी सालाना कमाई कम से कम 8,000 करोड़ रुपए की होती है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं। इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होती है और चूंकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अतः इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है।
अफ्रीकी स्वाइन फीवर से मनुष्य के लिए कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है। FAO के अनुसार यह रोग अत्यधिक संक्रामक है तथा इसकी सीमा पार संक्रमण क्षमता से इस क्षेत्र के सभी देशों में संकट उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही एक बार फिर इस रोग का भूत अफ्रीका से बाहर पांव पसार रहा है। यह रोग वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा घरेलू आय के लिए महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न कर सकता है। आइए अब जानते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। हाल ही में भारत द्वारा हिंद महासागर में स्थित मालदीव के लिए कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक क्षति से निपटने के लिए वायु, समुद्र, अंतर्द्वीपीय तथा दूरसंचार आदि क्षेत्रों में नई संपर्क योजना के तहत सहायता की घोषणा की गई है। ये घोषित कार्यक्रम वायु परिवहन हेतु एयर बबल सेवा, एक कार्गो फेरी सेवा, दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए अंतर सागरीय केबल, माले तथा 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली, हिफाहू और थिलाफूशी को जोड़ने वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए सहायता। भारत सरकार द्वारा मालदीव के लिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बेहतर कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन का अनुदान के तौर पर तथा $400 मिलियन नए लाइन ऑफ क्रेडिट के वित्तीय पैकेज के जरिए सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक अवसंरचना परियोजनाएं हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट विकासशील देशों के रियायती ब्याज दरों पर दिए जाने वाला एक सॉफ्ट लोन होता है जिसे ऋणकर्ता सरकार को चुकाना होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद करता है क्योंकि इसके तहत किए गए अनुबंधन की कुल कीमत की 75% सामग्री की आपूर्ति भारत द्वारा की जाती है। अब जानते हैं भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने क्रिकेट से लिया संन्यास। भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। धोनी पिछले कुछ समय से क्रिकेट से दूर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने संन्यास की घोषणा की। धोनी ने एक खिलाड़ी के रूप में तथा एक कप्तान के रूप में अपने कैरियर की कई उपलब्धियां हासिल की। धोनी ने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध की थी। टेस्ट कैरियर में धोनी ने 90 मैचों में 4,876 रन बनाए। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 कैरियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को की थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। रैना ने अपने एक दिवसीय कैरियर में कुल 226 मैचें खेली और इनमें 5,615 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने 19 टेस्ट मैचों में 768 रन बनाए। बल्लेबाजी के अलावा रैना को उनकी बेहतरीन फील्डिंग और उनकी उपयोग स्पिन गेंदबाजी के लिए भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।